प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं 808 यानी कि आपका हिंदी भाषा शिक्षण जो है, इसके आपके आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। आपका सेट ए हो या बी हो या फिर आपका डी हो, ये तीनों उत्तर भी आप इसी सी सेट से मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, और ज़्यादातर वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको नोट्स में या वीडियो के माध्यम से करवाए हैं। बड़े क्वेश्चनों को सारे करवाए थे और सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो है, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या होता है? तो इसमें जो है प्रमुख पक्ष जो होगा वो होगा एकाग्रता, यानी कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के सोपान हैं। तो गद्य शिक्षण के सोपान क्या हैं? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और उच्चारण संशोधन, ये तीनों ही सोपान हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे भी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा है? तो व्याकरण को शब्दानुशासन की परिभाषा दी थी पतंजलि जी ने। यहाँ पे जो है फिर से चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भाव की अभिव्यंजना हो, कविता कहलाती है। ये बिल्कुल आपने सही समझा है। ये कविता की परिभाषा जो है ये दी है श्याम सुंदर दास ने। तो यहाँ पर जो है आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। वक्ता एवं श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी है, तो किसने दी है? तो आंसर हो जाएगा स्किनर ने दी है। तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कापी या स्लेट को आंखों से खाली स्थान दूर रखना चाहिए, तो इसको 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से अधिक अगर कम दूरी पे हम रखते हैं तो कोई भी चीज़ हमें साफ साफ नहीं दिखाई देगी। 25 सेंटीमीटर दूर अगर आंख से कोई भी चीज़ वस्तु पास है तो वो दिखाई नहीं देगी, इसलिए हमें 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। यहाँ पर जो है खाली स्थान में जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का वर्णन होता है, तो वो होता है खंड काव्य। तो खंड काव्य जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होगा। और यहाँ पर जो है खंड काव्य में होता है किसी एक पक्ष का या किसी एक घटना का जीवन का वर्णन होता है। और व्याकरण शिक्षण की खालिस्तान में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। तो जो आपकी निगमन विधि है या निगमन प्रणाली है, इसमें पहले नियम बता देते हैं फिर उदाहरण की तरफ जाते हैं। और आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण बताते हैं फिर नियम की तरफ जाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा क्या है कि आप जो है बताइए कि नियम पहले बता दिए जाते हैं, वो कौन सी विधि है? तो नियम जो है नियम निगमन विधि में बता दिए जाते हैं। ठीक है, निगमन और नियम ये ध्यान रखना, न दोनों ही सेम होते हैं। यानी कि इसमें क्या है, निगमन में नियम बता दिए जाते हैं, आगमन में नियम का कोई पहले नहीं होता, पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताया जाता है। भाषा का प्रथम रूप खालिस्तान है। तो भाषा का प्रथम रूप जो है वो मातृभाषा है। ठीक है, बच्चा जब भी जन्म लेता है तो वो सबसे पहले प्रथम भाषा जो सीखता है वो मातृभाषा सीखता है, इसीलिए इसको प्रथम रूप कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत एक खालिस्तान देश है तो बहुभाषी देश है, जानते ही हो भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पे बहुभाषी देश जो है भारत, एक हिंदी भाषा भाषी देश नहीं है। ये केवल हिंदी नहीं बोली जाती, यहाँ पे बहुभाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी के अलावा कन्नड़, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं जो है बोली जाती है, इसलिए इसको बहुभाषा भाषी देश बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस इजी थे। आंसर्स तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शंस तो आराम से आपने सेलेक्ट किए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, इकाई योजना की दो विशेषताएं लिखिए। इसको तो हम क्वेश्चन को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया भी था कि कोई ना कोई क्वेश्चन एक पेपर में से दूसरे पेपर में पूछा जाता है। इसकी क्या विशेषता है? ये जो है इकाई योजना क्या करता है, आवश्यक विषय वस्तु का समावेश करता है ना। और दूसरा जो है, व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों की जिज्ञासा और कौशल का विकास जो है इकाई योजना के द्वारा होता है। तो ये भी इसकी विशेषता है। साथ ही साथ छात्रों के सहयोग और सहनशीलता आदि में जो है सहायक होता है, ये भी इसकी एक विशेषता है। तो कोई भी दो विशेषताएं आपको लिखनी थी। मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। मूल्यांकन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, कोई भी एक परिभाषा आप लिख सकते थे। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं, ये सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषय में प्रमाणों का संकलन और उसकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन कहलाता है, ये भी परिभाषा है। ठीक है, तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जो आपने लिखा होगा सही लिखा होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया उसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है, पृष्ठ पोषण के दो प्रकार बताइए। पृष्ठ पोषण को बोलते हैं हम फीडबैक।
तो फीडबैक के बहुत सारे प्रकार हैं, जानते ही हो, जिसमें आपका संरचनात्मक होता है पृष्ठ पोषण, मौखिक होता है, लिखित होता है, और व्यक्तिगत होता है, और सामूहिक भी होता है। इस तरह से 5-6 बता दिए मैंने, इसमें से आपको 2 प्रकार लिख देने थे। भाषा को परिभाषित कीजिए। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और उसके लिए हम कुछ वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। और भी भाषा की दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य जो है बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ये भी भाषा की परिभाषा होगी। और यहाँ पे पूछा गया संवाद पाठ क्या होते हैं? संवाद पाठ वो होते हैं जिसमें जो है दो पात्रों के बीच में जो है वार्तालाप किया जाता है। अगला जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्राचीन विधियां कौन सी है? तो प्रमुख प्राचीन विधियों में तो आपका आगमन निगमन तो आ ही जाता है, सूत्र विधि आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और विधि आ जाती है आपकी सिद्धांत विधि, है ना, ये भी है। इसमें प्राचीन विधियां कौन कौन सी है? 4 नाम लिख देते तो आधा आधा नंबर करके आपको 4 नाम रखे। आगमन निगमन है, सिद्धांत है, सूत्र विधि है, ठीक है। और आपका पारंपरिक जो है, मतलब प्राचीन विधियों में अनौपचारिक विधि भी शामिल होती है। उसके अलावा जो है आपका आगमन निगमन विधि भी शामिल होती है, दोनों को मिलाकर भी होता है, ठीक है। और समवाय विधि भी शामिल होती है। तो बहुत सारी विधियां हैं, पता नहीं आपने कौन सी लिखी होगी। मूल्यांकन में खुली पुस्तक का क्या उपयोग है? खुली पुस्तक के बारे में मैंने समझाया था, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? तो आप जानते हो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है भाई। तो शिक्षण जो है ये आपकी जीवन प्रयत्न चलने की प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते थे, 2 नंबर के हिसाब से आपको जो है इसमें सही तरीके से लिखना था। वाचन कौशल की विशेषताएं हम बता चुके हैं आपको। शिरोरेखा क्या होती है? शिरोरेखा तो आप जानते ही हो, अक्षर और वर्ण के ऊपर खींची जाने वाली रेखा जो है उसे शिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी, अक्षर या वर्ण के ऊपर खींचे जाने वाली रेखाएं जो है शिरोरेखा कहलाती हैं। आलेख से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। बच्चों में पढ़ने का कौशल विकसित करने की प्रमुख जो है विधियां आप बता सकते हैं, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। वाचन कौशल के विभिन्न पक्षों को या विविध पक्षों का वर्णन करना है, तो ये आप कर सकते थे, लेकिन मैंने ये भी करवाया था, तो आपको एक ही करना था अथवा पाठ में से। विस्तृत और द्रुत गद पदों के दो दो उद्देश्य लिखे। द्रुत गद पद भी मैंने आपको बताया था, द्रुत क्या होता है ये भी मैंने समझाया था, ठीक है। इसके बाद जो है आपको अथवा पाठ में भी था, कविता शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। कविता शिक्षण के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो में, नोट्स में भी। और माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य मैंने बताया था, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, किसी पे भी पूछेगा, मैंने दोनों के दोनों आंसर आपको दिए थे। हिंदी भाषा के विकास में किस काल को जो है खड़ी बोली का युग कहते हैं? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कक्षा कक्ष वार्तालाप के आयोजन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वर्णन करना है। या फिर आप बोलने के कौशल को के विकास में वीडियो और सिनेमा की भूमिका क्या हो सकती है, ये आप स्पष्ट कर सकते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन हैं ये। यहाँ पे 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, श्रवण कौशल से क्या अभिप्राय है, विस्तार से विवेचना कीजिए। क्वेश्चन बताया हुआ है, आपको करवाया हुआ है। वाचन कौशल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, आपने दोनों में से कोई एक कर दिया होगा। भाषाई कौशलों के विकास का परिचय देते हुए कक्षा शिक्षण में हिंदी भाषा कौशलात्मक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है, बच्चों में पढ़ने के कौशल विकास के लिए आप कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, लिखिए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। गद्य एवं पद्य शिक्षण में प्रमुख अंतर क्या है? मैंने बोला था कि ये आता ही आता है, तो ये भी आपको करवा दिया था। निबंध, कहानी और नाटक विद्या पर प्रकाश डालिए। निबंध क्या होता है, कहानी क्या होता है, नाटक क्या होता है, इस पर आप प्रकाश डाल सकते थे, मैंने गद्य और पद आपको करवा दिया था। शब्द एवं पद को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए तथा विकारी और अविकारी शब्दों का उदाहरण सहित समझाइए। तो अविकारी और विकारी शब्द पूछता रहता है, तो जनरल सा क्वेश्चन है। बाकी हिंदी भाषा शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं तथा इसके इनसे किन व्यवहारगत परिवर्तनों की आशा की जाती है, उल्लेख कीजिए। तो आप बता सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसमें व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके शैक्षणिक या शिक्षण उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो व्याकरण की परिभाषा तो कई बार बताया है मैंने, नोट्स में दिए हैं, वीडियो में बताया है। छात्रों को व्याकरण का ज्ञान देने के लिए आप व्याकरण की कौन कौन से खेल गतिविधियां उपयोग में लाएंगे, कैसे समझाएं आप। और इसके अलावा जो है योगात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले ही हमने बताया था कि आपका जो है योगात्मक पूछ सकता है और दूसरे भी मूल्यांकन पूछ सकता है, दूसरे पेपर्स में भी हमने करवाया था ये सारे मूल्यांकन के क्वेश्चंस, तो आपने कर दिए होंगे। अथवा में है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के प्रकारों पर जो है प्रकाश डालना है। अभी अभी मूल्यांकन के मैंने बहुत सारे प्रकार बताए हैं, 5 प्रकार तो मैंने आपको बता दिए थे, उनको प्रकाश डाल देना था, 2-2 लाइनें लिख देनी थी, तो आपको जो है यहाँ से नंबर मिल जाते। तो आशा करता हूँ ये पेपर आपने सॉलिड किया होगा और आंसर्स आपने मैच कर लिए होंगे। नेक्स्ट पेपर में सॉल्यूशंस फिर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। यदि आप
का कोई भी अन्य सब्जेक्ट है तो उसको भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका किसी के पास तो आपके हिंदी ए है, किसी के पास दूसरा सब्जेक्ट है, तो अपना दूसरा सब्जेक्ट भी व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है तो उस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 8469022568। ठीक है, इस नंबर पे आप जो है भेज सकते हैं अगर आपका कोई अन्य विषय है जिसका सोल्यूशन आपको प्राप्त नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।